Assalamu alaikum everyone. This is 𝗖𝗂𝗲𝗿𝗊𝗀𝗀𝗀, Senior Lab Engineer at Electrical Engineering Department, and today's webinar is about newly launched program BS Robotics and Intelligent Systems. जहाँ हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के सैलाइन फीचर्स, करिकुलम, प्रोग्राम आउटकम्स, accreditation status, scholarships and financial aid, and industrial and industry linkages. So now I would like to introduce you my panelist. First of all, we have Dr. Mukesh Kumar, Senior Associate Professor and Head of Department Electrical Engineering. Then we have Dr. Anzar Alam, Senior Associate Professor and Active Researcher. And then Dr. Taimur Zafar, Senior Assistant Professor and industrialist, or we can say industry expert. So let's start with Dr. Mukesh Kumar. सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा रोशनी डालें 𝗂𝗂𝗃𝗃 के बारे में। 𝗂𝗂𝗃 क्या है और कब शुरू हुई, और देन आप थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में आप इंट्रोड्यूस करवाएं जो न्यूली लॉन्च हुआ है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। थैंक यू ज़रा। जो बहरिया यूनिवर्सिटी इज़ अ फेडरली चार्टर्ड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। जो इसका जो मेन कैंपस कह लें हमारे पास जो हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, जबकि इसके सब कैंपसेस जिसमें एक कैंपस कराची में, दूसरा कैंपस इसका लाहौर में और तीसरा कैंपस इसका इस्लामाबाद कैंपस है। जो हमारे पास जो कराची कैंपस है वेयर वी आर करंटली सिटिंग हियर, ये लोकेटेड है मेन नियर नेशनल स्टेडियम ऑन डालमिया रोड हम कह लें, वहाँ पे लोकेटेड है और ये फेडरली चार्टर्ड है। ये जो कैंपस इस्टेब्लिश हुआ था ये 2001 में हुआ था एंड इट इज़ ऑफरिंग लाइक हम कह लेंगे यहाँ पे हमारे पास काफ़ी प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं विच इंक्लूड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस, ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी। और इसमें जो ये जो हमारे पास ये कह लें कि जैसे यूनिवर्सिटी हमारी जो लीड बाय पाकिस्तान नेवी, जिसमें आपका जो चांसलर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और जो प्रो चांसलर हमारे पास चीफ ऑफ नॉलेज स्टाफ है। अच्छा, ये अब जो हम बात करेंगे रोबोटिक्स के प्रोग्राम में, तो रोबोटिक्स प्रोग्राम हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी न्यूली लॉन्च प्रोग्राम किया है, जिसका हमारे पास ये जो करंट जो फोकस है रोबोटिक्स और इंटेलिजेंट सिस्टम उसकी तरफ है। मीन हमारे पास ये जो प्रोग्राम है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स जो हो हमारे पास जो नए कह लें कि हमारे पास जो न्यू यंग है यूथ है उनको ट्रेन किया जाए एंड विथ न्यू डाइवर्स टेक्नोलॉजीज, ताकि वो जो इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं उसको फुलफिल कर सके और जो रैपिड टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ अपने आप को अपग्रेड कर सके। और उसमें हमारे पास जो मार्केट की जो डिमांड है उसको नज़र में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, ताकि स्टूडेंट इसके जब इससे ग्रेजुएट हो कैन ही कैन ईजिली गेट ए गुड जॉब इन मार्केट। अच्छा सर, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इस प्रोग्राम के आउटकम्स के बारे में आप डिस्कस करें कि इस प्रोग्राम के आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अगर हम इसके आउटकम्स की बात करें तो ये एक फंडामेंटल हमारे पास हैं जो हम फंडामेंटल्स यहाँ पे बच्चों को सिखाएंगे विथ रोबोटिक्स इंटेलिजेंट सिस्टम। उससे हमारे पास जो स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटीज़ हैं दैट इज रिलेटेड हम क्रिएट करेंगे द कैपेबिलिटीज़ रिलेटेड टू रोबोटिक्स इंटेलिजेंट सिस्टम फंडामेंटल्स। और विद दिस अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट जब मार्केट में जाए देन ही कैन गेट ए जॉब इन टर्म्स ऑफ लाइक कह लें कि ऑटोमेशन इंडस्ट्री में स्टूडेंट इजीली जॉब ले सके, या हम ये कह लें आपके पास जो रोबोटिक्स इंडस्ट्री उसमें जॉब ले सके, या इसके साथ साथ जो आजकल एआई की काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है तो एआई में आपका रोबोटिक्स का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो स्टूडेंट कैन ईजिली जैसे कह लेंगे इस मार्केट को इस जॉब्स को इजीली अट्रैक्ट कर सके। इसके साथ साथ हम स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं ताकि अगर स्टूडेंट आगे कोई हायर स्टडी परसूज करना चाह रहे हैं तो ही कैन आल्सो परसू दैट। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, इस प्रोग्राम ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तो इसका जो रोड मैप है, जो कोर्सेज हैं, मैं ये चाहूँगा डॉक्टर मुकेश के इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करें कि जैसे 130 क्रेडिट आर का ये प्रोग्राम है टोटल आई थिंक, और इसके कोर कोर्सेज या इलेक्टिव कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज स्टूडेंट्स अगर ये प्रोग्राम चूज करते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज स्टूडेंट्स को पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास जो प्रोग्राम ये टोटल 130 क्रेडिट्स है और इसको हमने डिफरेंट कह लें कि एरियाज में डिवाइड किया है। जैसे कि हमारे पास कुछ कोर कोर्सेज हैं रोबोटिक्स इंटेलिजेंट सिस्टम के, जो हम कह लेंगे इसमें 20 कोर्सेज हैं जिसमें स्टूडेंट पढ़ेगा मशीन विजन है आपके पास, टू रोबोटिक्स है,
और इसके अलावा आपके पास इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स है, रोबोट्स पर ह्यूमन रोबोट्स इंस्ट्रक्शन है, AI है। तो दीज आर लाइक वी कैन से दीज आर द कोर कोर्सेज। जो हमारे पास कोई 20 कोर्सेज है कोर कोर्सेज वो पढ़ेगा विच इज 69 क्रेडिट। इसके साथ साथ कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी पढ़ेगा। जो इलेक्टिव हमारे पास कुछ इसमें उसके साथ स्टूडेंट के पास ऑप्शन होगा, यू कैन लाइक सेलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल कोर्सेज। तो वो कोई 14 कोर्सेज है और विद दैट स्टूडेंट विल स्टडी सम जनरल एजुकेशन कोर्स एंड मैथमेटिक्स कोर्स। तो दिस विल मेक टोटल और 130 क्रेडिट, जिसमें हमारे पास जो फोकस कह लें कि वो ज़्यादातर रोबोटिक्स और AI कोर्सेज पे ज़्यादा है, ताकि स्टूडेंट के पास एक ज़्यादा नॉलेज हो विद करंट टेक्नोलॉजी। जिसमें हमारे पास कोर्सेज इंक्लूड लाइक इंट्रोडक्शन टू हैप्टिक्स है, एडवांस मॉडलिंग फॉर रोबोटिक्स है, मशीन मैकेनिक्स फॉर मटेरियल्स है, स्वार्म रोबोटिक्स है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, इंट्रोडक्शन टू आर्ट प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर विजन है, ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन। तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट को कह लें कि तैयार करेंगे अकॉर्डिंग टू, या कह लेंगे प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड के वास्ते। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर तैमूर ज़फ़र थोड़ा सा करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं कि अगर ये प्रोग्राम स्टूडेंट लेता है और यहाँ से पास आउट होकर निकलता है तो इन फ्यूचर उसके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ से पास आउट होने के बाद या BS रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स पढ़ने के बाद। थैंक यू वरिया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इंडस्ट्रीज जहाँ पे स्कोप है जो BS रोबोटिक्स ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स का, उसमें इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, एरोस्पेस, एनर्जी एंड रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज। फिर अगर आप जॉब की पोस्ट के लिहाज से अगर हम बात करें, डिस्कशन करें, तो मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की बहुत डिमांड है, रोबोटिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर, R&D एंड टेस्टिंग एंड प्रोडक्शंस, ये काफ़ी स्कोप है। मल्टी डिसिप्लिनरी जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे इनकी कंट्रोल ऑटोमेशन की बहुत डिमांड है, इसलिए कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी इंटीग्रेशन की वजह से जो क्लाउड पे डेटा शेयर किया जाता है, फिर उनको रिमोटली मॉनिटर किया जाता है। तो ये तमाम जो टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेशन की वजह से तो स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम जो है वो काफ़ी अच्छा है। ओवर टू यू ज़रिया। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, थोड़ा सा जो डिपार्टमेंट में हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा, या इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट्स हैं, थोड़ा सा इस पे भी बात करें कि ड्यूरिंग प्रोग्राम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में काम करने का एक फ्लेवर चाहिए होता है, ताकि उनको पता चले कि इंडस्ट्री में रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स हैं या रियल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है वो क्या है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि इंटर्नशिप्स किस तरह से होती हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जी सर। इसके साथ हमारे इंडस्ट्रियल विजिट्स और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन या प्रोजेक्ट जो है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर न्यू BS RIS प्रोग्राम। अब इंटर्नशिप्स की अगर हम बात करें, दीज आर दी क्रूशियल कंपोनेंट्स। इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम उनको सॉल्व किस तरह से इंडस्ट्री में किया जा रहा है। फिर एक और इनको जो हेल्प किया जाता है, हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स को कि थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल सेटिंग्स से या रियल वर्ल्ड जो भी एप्लीकेशन है उससे रिलेट करने में स्टूडेंट्स को आसानी होती है। फिर एडिशनली स्टूडेंट्स गेन इनसाइट इनटू द इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग किस तरह से होती है, हायरार्की कंपनीज में वो किस तरह से वर्क करती है। इसी वजह से जो इंटर्नशिप है उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बहरिया यूनिवर्सिटी ने 6 to 8 वीक्स की रखी है आफ्टर दी फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर से पहले स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस के लिए तो इंटर्नशिप कर सकते हैं, मगर फोर्थ सेमेस्टर के बाद उनको इसलिए मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो कोर और डेप्थ कोर्सेज पढ़ चुके होते हैं और उसको वो रिलेट करके कुछ उनको फ़ायदा होता है। तो इसी वजह से आफ्टर फोर्थ सेमेस्टर जो है वो इंटर्नशिप्स की रिक्वायरमेंट रखी गई है। फिर जो एवेल्युएशन है इंटर्नशिप्स की, उसका एक प्रोसीजर है डिपार्टमेंटल लेवल पर। हमारी फैकल्टी में से जो इंडस्ट्री के जो रेलिवेंट टू दी फील्ड एक्सपर्ट्स हैं वो उनका वाइवा कंडक्ट करते हैं। फिर क्या कहते हैं, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, एवल्यूशन फॉर्म, फीडबैक सर्वे फॉर्म, वो आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप उनको सबमिट करना होता है। जी जरिए अनम्यूट करो ना। थैंक यू सर। अच्छा, थोड़ा सा इस बारे में बताएं, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स
यूनिवर्सिटी में हम कर सकते हैं और क्या किए जा रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, डिपार्टमेंटल लेवल पर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और प्रोजेक्ट्स रिसर्च ग्रांट्स पर काफ़ी फोकस्ड है और उस पर काफ़ी काम हो रहा है, बिकॉज दीज आर दी एसेंशियल्स फॉर आवर बीएस रोबोटिक्स प्रोग्राम। इस कोलैबोरेशन से एक बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टे अप टू डेट विद लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड, चैलेंजेस या इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं उसके मुताबिक हमारा जो प्रोग्राम है वो अप टू डेट रहता है। ज़रिया, आपके पास कुछ जो प्रोजेक्ट्स की पिक्चर्स और वीडियोस अगर आप उनको प्ले कर दें, ताकि जो इंडस्ट्री मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल्स रिक्वायर्ड है उनकी मैं डिस्कशन कर सकूँ। इससे पहले एक स्लाइड थी, प्रीवियस स्लाइड, हाँ स्टार्ट पे जाएं। ये 2020 में एक प्रोजेक्ट है जो मैंने कमीशन करा था, तो उसमें मतलब हमें कैड मॉडल, इसकी एक्सपर्टीज हमें रिक्वायर्ड है, जैसे ऑटो कैड है या प्रो इंजीनियरिंग है। इसी तरह से सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग और शीट मेटल कटिंग इंडस्ट्री, डाइज एंड मोल्ड, प्लास्टिक मोल्डिंग की कुछ नॉलेज आपको एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है ताकि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कमीशन कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। ये उस मशीन का एक पार्ट है, डाई ओपनर। उसके कंप्यूटर एडेड मशीनिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हम पार्ट मॉडलिंग कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद मशीनिंग की जाती है और फिर उनकी असेंबलिंग होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। ये पीएलसी बेस्ड कंट्रोल ऑटोमेशन बॉक्स जो है वो उसको इंटीग्रेट करके हमने कंप्लीट एक प्रोजेक्ट करा था। नेक्स्ट, अच्छा, 3D प्रिंटर को यूज करके, यूटिलाइज करके हम प्रोटोटाइपिंग, फास्ट प्रोटोटाइपिंग इंडस्ट्री में अब करना बहुत आसान हो गया है। प्लास्टिक मोल्डिंग अगर डाइज एंड मोल्ड्स आप बनाने जाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें भी कैड और कंप्यूटर एडेड मशीनिंग के जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, ये 5G डिवाइस थी और टीवी एंड्रॉयड बॉक्स था, तो उन दोनों को कंबाइन करके हमने एक प्रोटोटाइप करके दी थी कंपनी को। तो ये उसकी पार्ट मॉडलिंग है। नेक्स्ट जाइएगा। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, एटलस होंडा के जो वेंडर्स हैं, तो वहाँ पर ये शीट मेटल कटिंग प्रोसेस के लिए हाई स्पीड फॉर्मिंग प्रेस, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर बेस्ड ड्रिवन होते हैं। फिर इसमें रॉ मेटेरियल फीडिंग सिस्टम, जो कि न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक बेस्ड होता है। फिर हाईली प्रिसाइज्ड प्रोग्रेसिव डाइज जो है वो पूरा सिस्टम जो है उसको इंटीग्रेट किया जाता है और फिर पीएलसी के थ्रू उसको कंट्रोल एंड ऑटोमेशन की जाती है ताकि क्वालिटी अश्योरेंस हम उसको इंक्रीज कर सकें, रिजेक्शन रेशियोज को कम किया जा सके। नेक्स्ट जाइए। अच्छा, जो कुछ मैनुअल प्रोसेस के थ्रू भी प्रोडक्शन की जाती है तो उनको ऑटोमेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें वी नीड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मैकेनिकल सिस्टम्स, और जैसे ये इसमें रोटरी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू उसको ऑटोमाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, ये वीडियो एक है जो प्ले कर दिएगा ज़रिया, ये जो मैनुअल प्रोसेस है उसको ऑटोमेशन हमने किस तरह से करी है पीएलसी बेस्ड, उसमें पूरा उसका डेमो है। जी सर। ये प्रोग्रेसिव डाई हाई स्पीड फॉर्मिंग प्रेस की ये वीडियो है और इसमें जो हॉल इफेक्ट सेंसर्स, न्यूमेटिक सिस्टम्स बेस्ड हमने पीएलसी कंट्रोल सिस्टम इसमें अप्लाई किया, इंटीग्रेट किया। ये लक्स टर्मिनल्स हैं जो होंडा सिटी 70 में यूज होते हैं, तो इसमें काफ़ी स्कोप है जो बीएस रोबोटिक्स कंट्रोल ऑटोमेशन की डोमेन में, और थोड़ी एक्स्ट्रा जो इंटर्नशिप्स और इंडस्ट्रियल विजिट से और प्रोजेक्ट्स करने से कुछ जो एक्सपर्टीज हैं वो क्रिएट करके इस तरह के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जा सकते हैं। ओवर टू यू ज़रिया। थैंक यू वेरी मच सर। उम्मीद है ऑडियंस को काफ़ी एक्सपोजर मिला होगा इस हवाले से। तो अब मैं जाना चाहूँगा डॉक्टर अंजार साहब की तरफ, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि रिसर्च कैसे स्टार्ट की जाए और उस रिसर्च के लिए फंड्स को कैसे लिया जाए। जैसे आपका जो एकेडमिक्स है इसमें जो रिसर्चर्स हैं क्योंकि आप एक एक्टिव रिसर्चर हैं, तो रिसर्च किस तरह स्टार्ट की जाए और रिसर्च के लिए फंड्स हम कैसे ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं? Well, 𝗖𝗿𝗲𝗏𝗲𝗿, thank you for inviting me. Before going to the research activities, first of all, I want to convey parents and students of electrical engineering
field that once upon a time electrical engineer used to study the hardware alone. But now the time has changed. Now electrical and electronics field is comprises of hardware, software, robotics, along with AI. Means computer and software is everywhere. So software is now essentially part of the electrical engineer. So I want to give message to the students and the parents who are interested in the software engineering. They can also opt the electrical engineering, because electrical engineering also offers the robotic and AI. So applications of computers in the design of embedded system is important and is everywhere. For example, understanding and development of ATM machine, handheld electronics devices, electrical vehicles, control of turbines, in power station, grid station, robotics, automation, industries, everywhere. Power generation, power distribution, power transmission. So everywhere is electrical. So our country is thirsty of electrical energy. So I understand that soon there will be high demand of electrical engineering in Pakistan as well as in the foreign countries. Now I come to the research part. And again, before going to describe my research, how it is started, I would like to say that I have been teaching in Bahria University since a decade, and I have been teaching the digital logic design, power electronics, numerical methods, and the digital image processing. So my research is practical outcome of all these courses which I have been teaching in the Bahria University. So please remember, if you want to do research, the first thing is that your research outcome should be aligned with the courses you teach, or with the courses which you are learning here. So based on these outcomes, I applied for the HSC funded project worth of rupees 8.8 million, which was based on digital image processing and machine vision. So this research was about the optical measurement of the machine parts such as motorcycle engine parts and components. The components can be as simple as it can be a nut, it can be a screw, it can be a bolt, it can be a spool, it can be a piston, or it can be any machine parts. If someone opens the engine of a motorcycle, there will be thousands of parts. So the objective of this research work was to measure these parts accurately and exactly. So, and why we need to measure all these parts? It's because as someone Taimur Zafar was saying about the die, because in order to produce all these components, the machine parts, we first need to build the die, the mold. And the task was to investigate, to measure the die. If the die is correct, if the die is accurate, then it is expected that a die can produce 20,000, 30,000 products. So if the die is not correct, then there will be a problem. So the main challenge of this research was to measure accurately the die after the production of the die, not only after the production of the die, but before the production of the die. So we can able to check the dimensions and the accuracy of the die in different stages while it is manufacturing. So this was the important task. So we developed the prototype device, which was installed, so we developed the prototype device, and as I said, that the objective were to measure the dimensions of the machine parts accurately, and also scan the surface quality of the machine parts. The main challenge was to achieve accuracy in the measurement and surface quality.
The developed prototype was capable to measure the surface quality in the range of millimeter to micrometer. So see, this is the important. You have to measure the objects while it is in rotation, and the rotation is from 0 to 360 degree. So this was the first challenge, and the second challenge was to measure the surface quality in micrometer range. I mean, the micrometer range is a very small. So we have to. The objective was to first detect the dimension of the machine parts accurately, and then detect the surface. As you can see on the screen, this is the surface which we are measuring for a bearing. And if you see the video, here it's very clear that the surface of the bearing is normally very smooth. But you can see here the surface of the bearing, we can visualize it. So the task was in this project to visualize the surface, and then they measure the surface quality, and then produce the analysis report. So the prototype developed by the developed prototype is in summary, we can say that the developed prototype is a 360-degree surface quality testing instrument with 3D measurements. It measures surface quality and detect defects on the surface with the resolution of 2 to 3 micrometer. The rotational resolution was 0.1 degree. It consists of visualization part. The software, a dedicated software was built, which has 3 sections. So the first part was the visualization, second part was the measurement, and the third part was the analysis part. So it is basically the embedded system where we interface the hardware using the software. And you can see, so this is the hardware you can see on the screen, and the laptop interfaces the hardware, and we can see the details of the components. So its capability to distinguish very shiny surface. For example, it is difficult. It is easier to find out the measurement of the rough surface, but if the surface is like a surface of a bearing, a new bearing, it's very hard. And because it is shiny, so the second challenge, the most important challenge in this was that how we can measure a shiny surface. So it's a capability to distinguish and compare the surface grades of various fine objects such as new bearing with the reconditioned bearing, along with the smooth and polished metallic components. So it is suggested that after development of the prototype, we take this prototype machine to the KTDMC, who are the expert in manufacturing of the dies. And over there, we demonstrated our project, and they were satisfied for the reason why it is built. And now, as a next, it is suggested that the prototype version should be transformed to the commercial version so that it can be useful in the related industries in Pakistan. It will be helpful to minimize the imports and advances the R&D activities in Pakistan. Thank you very much, 𝗖𝗿𝗲𝗿 थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि हम अपनी ऑडियंस को 𝗙𝗍𝗲 डिपार्टमेंट का एक वर्चुअल टूर एक वीडियो की सूरत में आप लोगों को करवाएं, ताकि आप लोग वो फैसिलिटीज़ देख सकें जो 𝗙𝗲 डिपार्टमेंट में बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को।
Thank you, everyone. Now I want to ask that how many scholarships are there for students? This question is for Dr. Mukesh Kumar. थोड़ा सा सर इसके बारे में बताइएगा कि स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कौन सी स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं? जी थैंक यू। अच्छा, अगर स्कॉलरशिप्स की बात की जाए तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें हमारे पास पहले स्कॉलर जैसे मेरिट स्कॉलरशिप है फॉर बैच टॉपर्स है। जैसे कि जो हमारे पास कह लें कि जो इसको स्टूडेंट्स हैं आपकी ईच बैच में जो हर सेमेस्टर में जो 3 पोजीशन होल्डर होते हैं, लेट से हमारे पास जिसके रोबोटिक्स का प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आप कह लें कि हर सेमेस्टर में आपके पास जो 3 जो बैच टॉपर्स होंगे, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर होगा उसमें 70% आपके पास फीस कह लें ट्यूशन फी में उसे स्कॉलरशिप में दिए जाएंगे, मीन यू हैव टू पे जस्ट 30% ऑफ द फी। The second position holder will receive 40% of the scholarship and third position holder will receive the 30% of the scholarship. ये वो स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की बेस पे है, फर्स्ट कह लें कि जो हर सेमेस्टर की बेसिस होती है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कॉलरशिप होती है, जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स है, जो आप कह लें कि जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो the university gave a scholarship based on their CGPA, and also with that we have 𝗙𝗂𝗲𝗄𝐻 SaaS program scholarship, so a student can apply for that. And with that also nowadays we have a scholarship for the Punjab Endowment Fund, Sindh Endowment Fund, तो student उसमें भी apply करते हैं, and we also like facilitate and support them in these type scholarships. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यही बताना चाहूँगा आखिर में कि जो हमारा 𝗙𝗃𝗃 डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसमें हमारे पास 2 डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। एक है 𝗏𝗏𝗏𝗏 बहरिया इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, और दूसरी है BSR बहरिया सोसाइटी ऑफ रोबोटिक्स। और ये दोनों सोसाइटीज़ जो है वो इसमें स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव रहते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे जो है वो फ़ायदा हो, ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो जो बहरिया सोसाइटी ऑफ रोबोटिक्स है, इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंट रोबोट्स डिज़ाइन करते हैं और डिफरेंट कंपटीशंस में compete करते हैं। इवन हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी कंपटीशंस के अंदर डिफरेंट पोजीशंस जो है वो अचीव कर चुके हैं। अच्छा, आखिर में मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करना चाहूँगा कि मिनिमम जो इंटर की रिक्वायरमेंट है वो 50% है इस प्रोग्राम के लिए, BS रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट मशीन्स के लिए। और प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो DAE वाले हैं, DAE वाले के यानी कि जो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी 50% जो है वो काउंट की जाएगी। जो डेफिशिएंसी कोर्सेज होंगे डिफरेंट, वो डेफिनेटली पढ़ने पड़ेंगे जो प्री मेडिकल साइड से स्टूडेंट्स आ रहे होंगे। अच्छा, जो CBT होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट एरियाज हैं जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। जैसे इंग्लिश का एरिया है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और एनालिटिकल पार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जो ऑडियंस है या पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं जो भी हमारे इस वेबिनार को देख रहे हैं, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस इंफॉर्मेटिव वेबिनार से। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पैनलिस्ट का, जिन्होंने जो है वो अपना बहुत कीमती वक्त निकाला अपनी रिसर्च और अपनी टीचिंग लोड के अलावा और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा उन्होंने टाइम निकाल के इस वेबिनार को ज्वाइन किया और हमारी ऑडियंस को जो है वो इन्फॉर्म किया इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू एवरीवन। Okay, thank you. Thank you.